हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आरसीएम अंडर जीएसटी। जी हां दोस्तों, जीएसटी के अंदर जो आरसीएम लगता है, जिसको कि हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, जहां पर जीएसटी का टैक्स रेसिपिएंट को पे करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आरसीएम के बारे में सब कुछ बताऊंगा, जिसमें हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आरसीएम क्या होता है, कहां पर ये एप्लीकेबल होता है, कैसे आपको इसकी रिटर्न फाइल करनी होती है, क्या क्या आपके ऊपर कंप्लायंसेस हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं, और वो हर छोटी छोटी चीजें जो आरसीएम के अंदर आपको ध्यान रखनी होती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, ताकि आपके ऊपर फ्यूचर में डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की पेनल्टी और नोटिस ना आए। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो पे, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, ताकि आपको हर एक छोटा छोटा प्रोसेस अच्छे से समझ आ पाए जो हमें फुलफिल करना होता है आरसीएम अंडर जीएसटी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आरसीएम से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी बताऊंगा, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसकी रिटर्न्स फाइल करनी होती है और कैसे आप इसकी इनवॉइसिंग भी करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं आरसीएम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीएम के बारे में, कुछ बेसिक बातें, जो इसका इंट्रोडक्शन है, कहां से आरसीएम आया है, इसका क्या बेसिक प्रोविजन है। उसके बाद हम ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चलेंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पीछे जाकर उस वाले सेक्शन को आप फिर से सुन सकते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत सारे लोग जो जीएसटी में काम कर रहे हैं, अपनी जीएसटीआर फाइल कर रहे हैं, उन्हें भी अभी इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है। तो अगर आप आरसीएम के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीएम की। तो यहाँ आप देख सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्स्टवाइल सर्विस टैक्स लॉ। जनरली tax is payable by a person who provides the services, but under reverse charge mechanism, the liability is to pay tax is shifted to the recipient of services. So दोस्तों, एक बेसिक नियम समझ लेते हैं। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप जीएसटी चार्ज करते हैं, और जो पर्सन सर्विस रिसीव कर रहा है वो आपको जीएसटी पे करता है। देन जब आप उससे जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करा दें। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट, जो आप भी समझते हैं और जो ज्यादातर लोग कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं। लेकिन आरसीएम क्या है, एक डिफरेंट सिस्टम है। यहाँ पर टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो शिफ्ट कर दी गई है ऑन दी रेसिपिएंट। तो वो हम समझेंगे ग्रेजुअली, हम इसी वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है कि जो आरसीएम है वो सर्विस टैक्स मॉडल में भी चला करता था, जिसको कि जीएसटी मॉडल में भी लेके आ गए हैं। अब जीएसटी में कैसे काम होगा वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीएम। तो ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं गवर्नमेंट का क्या है। वो कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज टू वाइडन द स्कोप ऑफ लेवी टैक्स ऑन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर and give exemption to a specific class of supplier of goods or services and import of services। तो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का जो एरिया है उसको वाइडन करने के लिए और एक स्पेसिफिक क्लास को एग्जेम्प्ट करने के लिए यहाँ पर आरसीएम का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसको कि आप समझ जाएंगे जब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या क्या केसेस हैं जो आरसीएम में कवर होते हैं। तो आप वहां से इसको लिंक करके अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या प्लान है और अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं आरसीएम को इंट्रोड्यूस करके। एंड फाइनली इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Under reverse charge mechanism, the liability to pay tax is fixed on the recipient of supply of goods or services instead of the supplier or provider। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरसीएम के अंदर जीएसटी लाइबिलिटी पे करने का बर्डन है वो हम रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज और गुड्स पर डाल रहे हैं, ना कि सप्लायर ऑफ द सर्विसेज और गुड्स। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप सेलर हैं, तो आपके ऊपर यहाँ पर जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि जो रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज है, रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स है, उसके ऊपर आरसीएम में जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी। इस पूरे सिनेरियो को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ तक चीजें नहीं समझ आई हैं
तो जैसे ही मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा आप वहां से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो दोस्तों अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कि अल्टीमेटली जीएसटी में जो हम रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं वो क्या है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, देयर आर टू काइंड ऑफ मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। एक मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दूसरा जिसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इससे पहले कि मैं आपको रिवर्स चार्ज समझाऊं, मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि मैं आपको पहले फॉरवर्ड चार्ज समझाऊं ताकि आपको रिवर्स चार्ज अच्छे से समझ आ पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है। मान लीजिए ये आपका सप्लायर है और ये वो रेसिपिएंट है जिसने आपकी सर्विसेज या गुड्स रिसीव करी हैं, और ये वो गवर्नमेंट है जिसको फाइनली जीएसटी पे होना है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए सप्लायर ने आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख रुपए की सर्विस है और इसके ऊपर 18% का जीएसटी है, तो जीएसटी का अमाउंट हो जाता है यहाँ पर 18,000 रुपए। अब ये जो रेसिपिएंट है ये आपको बदले में पेमेंट करता है, तो ये पेमेंट कितने की करेगा, 1,18,000 रुपए की। क्यों करेगा, देखिए जब सप्लायर ने इसको बिल दिया होगा तो बिल बनाया होगा 1 लाख रुपए प्लस 18,000 रुपए का जीएसटी लगाया होगा, तो 1,18,000 रुपए का टोटल यहाँ पर जीएसटी लगा। रेसिपिएंट के पास जब ये बिल पहुंचा तो रेसिपिएंट ने आपको 1,18,000 रुपए दिए। आपके पास जैसे ही 1,18,000 रुपए आ गए, आपने उसे 2 हिस्सों में स्प्लिट किया। 1 लाख रुपए आपने अपने रख लिए और 18,000 रुपए आपने गवर्नमेंट को पे कर दिए, जिसको कि आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न के थ्रू पे करते हैं हर महीने। यहां तक क्लियर है। रेसिपिएंट ने क्या किया होगा अपने एंड पर, रेसिपिएंट ने जैसे ही 1,18,000 रुपए आपको पे किए होंगे, उसके उसने 2 टुकड़े किए होंगे। 1 लाख रुपए उसने अपना खर्चे में बुक किया होगा क्योंकि उसने आपसे सर्विसेज ली थी, और 18,000 रुपए का उसने अपना आईटीसी बुक किया होगा, जिसको फर्दर उसने जीएसटीआर 3B में अपना क्लेम करके आईटीसी बना दिया होगा। आई होप यहां तक आप सभी लोग क्लियर हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, सप्लायर ने सर्विसेज प्रोवाइड करी रेसिपिएंट को 1 लाख रुपए की, 18% का जीएसटी है, 1,18,000 रुपए टोटल बिल इशू कर दिया। रेसिपिएंट ने 1,18,000 रुपए पे कर दिए सप्लायर को। सप्लायर ने 1,18,000 रुपए में से 1 लाख रुपए अपने रख लिए, 18,000 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए बाय वे ऑफ जीएसटी। और ये जीएसटी जो उसने पे किया है ये उसने जीएसटीआर 3B में अपनी रिटर्न फाइल करते हुए पे किया। रेसिपिएंट ने 1,18,000 रुपए में से 2 टुकड़े किए, एक 1 लाख का और एक 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए को उसने आईटीसी बना दिया, जो आईटीसी उसने अपनी बैलेंस शीट पे एसेट्स फॉर्म में रख लिया होगा। अब यहाँ पर जो सप्लायर ने अपनी 18,000 रुपए की लायबिलिटी पे कर दी, तो उससे गवर्नमेंट को उनका टैक्स भी मिल गया। तो देखिए आप इस पूरे एग्जांपल में जब समझेंगे तो यहाँ पर सप्लायर ने क्या किया है, जीएसटी कलेक्ट किया है। सप्लायर ने जीएसटी कलेक्ट किया है, देन उसको गवर्नमेंट को फाइनली पे किया है। तो यहाँ पर बर्डन किसके ऊपर आ गया, जीएसटी कलेक्शन करने का, देन जीएसटी को पे करने का सप्लायर के ऊपर। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर सप्लायर बिल इशू करता है, जीएसटी चार्ज करता है, देन सप्लायर जब जीएसटी चार्ज कर लेता है तो उसके बाद वो फाइनली गवर्नमेंट को पे कर देता है। ये पूरा मैकेनिज्म कहलाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हम यहां तक क्लियर है? ओके, अगर आपको यहां तक बात क्लियर है तो अब मैं चलता हूं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, जहां पर सिस्टम थोड़ा डिफरेंट चलता है। वहां पर मैकेनिज्म दूसरा है, वहां पर सप्लायर इज नॉट लायबल टू चार्ज जीएसटी ऑन द इनवॉइस। तो अब देख लेते हैं एक बार रिवर्स चार्ज वाले मैकेनिज्म को कि उसमें क्या होता है। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है और ये आपकी गवर्नमेंट है। सप्लायर ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी 1 लाख रुपए की, लेकिन अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, जो आपको बिल इशू किया जाएगा वो 1 लाख रुपए का ही किया जाएगा, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा। तो अब आपके पास 1 लाख रुपए का बिल आ गया। मान के चलते हैं कि ये जो सर्विसेज मैंने दी हैं, सप्लायर ने जो सर्विसेज दी हैं, ये आपके आरसीएम में कवर होती हैं। तो अभी आपको यहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आरसीएम में कौन सी सर्विसेज आती हैं मैं आपको बताऊंगा, बट आप अभी के लिए मान के चलिए कि जो सर्विस की हम बात कर रहे हैं वो आरसीएम में कवर होती हैं।
तो जैसे ही आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का बिल इशू करेंगे रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट के ऊपर एक जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। अब रेसिपिएंट को क्या करना होगा, 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी एप्लीकेबल जीएसटी का रेट होगा, मान के चलते 18% होगा, तो 18,000 रुपए की जीएसटी, तो 18,000 रुपए का जो जीएसटी है यहां पर, वो रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब पहले वाले सिनेरियो में क्या हो रहा था दोस्तों, ये इसको पे कर रहा था 18,000 रुपए, देन ये गवर्नमेंट को पे कर रहा था 18,000 रुपए, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, सीधा इसने यहां पर 18,000 रुपए गवर्नमेंट को पे किए हैं। तो यहां पर क्या किया है गवर्नमेंट ने, वो कह रही है रेसिपिएंट के ऊपर हम बाउंडेशन लगा देंगे, हम रेसिपिएंट को लायबल कर देंगे जीएसटी चार्ज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जब इसने यहां पर बिल इशू किया तो इसने पूरे 1 लाख रुपए का ही बिल दिया है, जबकि रेसिपिएंट ने जब इस बिल को रिसीव किया तो इसने 1 लाख रुपए के बिल के ऊपर 18% का जीएसटी लगाते हुए 18,000 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया है। तो ये वाला जो सिस्टम है हमारा, इसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर सर्विस का रिसीवर, गुड्स का रिसीवर, जो रेसिपिएंट है वो अपने पॉकेट से जीएसटी लगाता है, देन उसके बाद गवर्नमेंट को पे करता है। दोस्तों दोनों ही केसेस में, चाहे आप फॉरवर्ड चार्ज की बात करें या रिवर्स चार्ज की बात करें, रेसिपिएंट के ऊपर कोई एडिशनल लायबिलिटी नहीं आई है, क्योंकि पहले वाले केस में 1,18,000 रुपए वो पे कर रहा था सप्लायर को। अब दूसरे वाले केस में भी आप देखेंगे तो वो 1,18,000 रुपए ही पे कर रहा है, बस फर्क इतना है 1 लाख रुपए वो दे रहा है सप्लायर को और 18,000 रुपए वो दे रहा है गवर्नमेंट को। तो इतना बस फर्क आया है, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं है। और मेन फर्क कहां पर है कि यहां पर रेसिपिएंट अब सप्लायर को जीएसटी नहीं पे करेगा, रेसिपिएंट सीधा गवर्नमेंट को वो जीएसटी पे कर देगा। दूसरा फर्क कहां पर है, सप्लायर अब कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, वो सिंपल 1 लाख रुपए का बिल देगा, बट रेसिपिएंट 1 लाख रुपए का बिल रिसीव करेगा और 1 लाख रुपए की पेमेंट सप्लायर को कर देगा और 18,000 रुपए जो कि 18% जीएसटी बनता है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। आई होप एम आई क्लियर टू एवरीवन टिल हियर। तो दोस्तों ये है वो एग्जांपल जहां पर आपको आरसीएम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन जैसे ही आप आरसीएम समझते हैं तो आपके माइंड में कई सारे सवाल आने लगते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके पास आता है वो आईटीसी से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात करूं, यहां पर मैंने आपको बताया कि आप 18,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लेंगे, तो क्या रिवर्स चार्ज के अंदर जहां पर आपने 18,000 रुपए सरकार को पे किए हैं, तो सवाल ये आता है क्या आपको भी यहां पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं इसी वीडियो में करने वाला हूं। तो पहला सवाल आपके माइंड में आ गया आईटीसी का। दूसरा सवाल आपके माइंड में आता है, सर जब पहले वाले केस में आपने सप्लायर को जीएसटी पे कर दिया था तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे, तो ऐसे में सप्लायर का रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है अंडर जीएसटी। लेकिन रिवर्स चार्ज वाले मैकेनिज्म में क्योंकि आपने बर्डन डाल दिया है रेसिपिएंट के ऊपर, लायबिलिटी डाल दी है आपने रेसिपिएंट के ऊपर, तो अब रेसिपिएंट अगर सरकार को जीएसटी जमा कराना चाहता है तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सवाल ये भी एक आता है, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। तो यहां पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बताऊंगा कि अगर आप आरसीएम में कवर होते हैं तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो कैसे लेंगे, अगर आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारे आंसर मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। थर्ड नंबर पे जो चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा वो है जीएसटी रिटर्न में आप इस आरसीएम को कैसे दिखाते हैं। तो जब आप जीएसटीआर रिटर्न भरेंगे तो वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि आपको इसको कैसे शो करना है अंडर जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अब चलते हैं प्रोविजंस पर, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले समझना जरूरी हो जाएगा कि आरसीएम के प्रोविजन क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीएम के प्रोविजंस के बारे में, इनके सेक्शंस के बारे में जो कि कवर्ड है सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट में। तो अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो मैं सबसे पहले आपको यहां बता देना चाहता हूं, ये जो आरसीएम के प्रोविजन है इसको टोटल 4 सेक्शंस में बांटा गया है, जिसमें 2 सेक्शन सीजीएसटी एक्ट के हैं
और 2 सेक्शन आईजीएसटी एक्ट के हैं। तो जो 2 सेक्शन आपके सीजीएसटी एक्ट में कवर होते हैं उसमें से जिसमें मेनली जो सेक्शन कवर होता है वो है 9(3) एंड 9(4). तो ये जो 9(3) सेक्शन है ये सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन है और ये जो 9(4) सेक्शन है ये भी सीजीएसटी एक्ट में ही डिफाइन है। साथ ही साथ आरसीएम एक जगह पर और लिखा गया है जो कि बात करता है सेक्शन 5(3) की प्लस 5(4) की। तो ये जो 5(3) सेक्शन है ये आईजीएसटी में डिफाइंड है और ये जो 5(4) है ये भी आईजीएसटी में ही डिफाइंड है। तो मैं आपको इन चारों ही सेक्शंस में आरसीएम समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कैसे इन चारों ही सेक्शंस में आरसीएम अप्लाई होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्शन 9(3) के बारे में और सेक्शन 5(3) के बारे में, जो बात करता है स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज के बारे में। तो अगर आपकी कोई गुड्स हैं या सर्विसेज हैं और वो स्पेसिफाइड हैं तो उस केस में आपके ऊपर जो आरसीएम लगेगा वो सेक्शन 9(3) का और सेक्शन 5(3) का लगेगा। सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5(3) ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज कौन सी हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई गुड्स सप्लाई करी हैं, अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं कहां पर, अंडर दिस सेक्शन, तो उन गुड्स पर और उन सर्विसेज पर आपको आरसीएम लगाना पड़ेगा। मतलब वहां पर सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा बल्कि जो रेसिपिएंट होगा वो जीएसटी अप्लाई करके गवर्नमेंट को पे करेगा। सो यहाँ पर जो मैंने कवर किया वो अभी केवल इसकी बात करी है। अब हमारे पास जो आरसीएम आता है वो 9(4) और 5(4) का रहता है। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 9(4) एंड सेक्शन 5(4) ऑफ आईजीएसटी एंड सीजीएसटी रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर ये बात करता है अनरजिस्टर्ड डीलर के बारे में। मतलब अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं और आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ली है तो उस केस में आपके ऊपर आरसीएम अप्लाई हो जाएगा, ऐसा ये सेक्शन कहता है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है सेक्शन में। सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर, तो वहां पर ये 2 सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था ये 2 सेक्शन इंप्लीमेंट किए गए थे, लेकिन बाद में इन सेक्शंस को रिवोक कर लिया गया है। जब तक कि गवर्नमेंट कोई नई नोटिफिकेशन इन पर नहीं दे देती ये वर्तमान में ऑपरेशनल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने नोट लिखा हुआ है, अबव सेक्शंस आर नॉट ऑपरेशनल अंटिल गवर्नमेंट नोटिफाई दी सेम। तो फिलहाल के लिए आपका ये वाला आरसीएम जो कि डिफाइन है सेक्शन 9(4) में और सेक्शन 5(4) में, ये वाले दोनों आरसीएम आपके अभी नहीं लग रहे हैं किसी भी कंडीशन में, जब तक कि गवर्नमेंट इनको फर्दर नोटिफाई नहीं कर देती। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं अब सेक्शन 9(3) और सेक्शन 5(3) क्या कहते हैं। एक बार इनकी लैंग्वेज को देख लेते हैं। द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल by notification specify category of the supplier of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both। तो यहाँ पर लॉ बड़ा सिंपल है, जो सिंपल सी एक चीज कहता है कि उन गुड्स और सर्विसेज पर जिसको कि नोटिफाई किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, रेसिपिएंट इज लायबल टू डिपॉजिट द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। और यहां पर ऐसा माना जाएगा जैसे कि पूरा का पूरा एक्ट रेसिपिएंट के ऊपर ही अप्लाई होता हो, ये मानते हुए कि उसी ने गुड्स सप्लाई करी हैं, वही सर्विस प्रोवाइडर है, वही गुड्स का सप्लायर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम नॉर्मल प्रोविजंस हम एक सप्लायर के ऊपर लगाते हैं अंडर जीएसटी, वो सारे के सारे प्रोविजन एज इट इज उसके ऊपर लगा दिए जाएंगे, ये मानते हुए कि उसी ने गुड्स सप्लाई करी हैं, उसी ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। तो यहाँ पर आरसीएम का फंडामेंटल बड़ा सिंपल सा है, रेसिपिएंट के ऊपर सारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी, रेसिपिएंट अपनी पॉकेट से जीएसटी पहले लगाएगा, देन उसके बाद गवर्नमेंट को पे कर देगा। इसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 9(4) एंड 5(4). क्योंकि ये ऑपरेशनल नहीं है तो इनको अभी हम रीडिंग नहीं करते हैं, इनको समझने का कोई बेनिफिट नहीं है। जब ये नोटिफाई होंगे गवर्नमेंट की तरफ से
मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस नोट किए थे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया था आईटीसी का क्या होगा अंडर आरसीएम, रजिस्ट्रेशन का क्या होगा, जीएसटीआर 3B कैसे भरी जाएगी, कहां पर ये वैल्यूज दिखाई जाएंगी। तो अब टाइम आ गया है कि मैं आपको इन 3 चीजों के आंसर करूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशंस को लेकर, जहां पर आप आरसीएम में लायबल होते हैं टू पे जीएसटी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पर लॉ में बड़ा ही क्लियर सा एक सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है सेक्शन में। एज पर सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, a person who is required to pay tax under reverse charge has to compulsory register under GST irrespective of the threshold limit। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आपके ऊपर एक थ्रेशोल्ड होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है, 40 लाख रुपए तक है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी क्लियर कही गई है सेक्शन 24 में, जो ये कहती है कि अगर एक पर्सन के ऊपर आरसीएम अप्लाई हो जाता है तो वहां पर उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। मतलब कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखी जाएगी, भले ही आपका टर्नओवर 1 रुपए का भी ना हुआ हो, तब भी आपको यहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आपके ऊपर यहां पर आरसीएम अप्लाई हो जाता है। सो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, अगर आपके ऊपर आरसीएम अप्लाई हो जाता है और आप लायबल हो जाते हैं आरसीएम में कोई भी जीएसटी पे करने के लिए, तो आपको यहां पर कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट, टर्नओवर वाली थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हुई है या नहीं हुई है। तो यहां पर बड़ा ही क्लियर लिखा हुआ है, irrespective of the threshold limit of the registration and threshold limit। So friends, अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं, अगर आप आरसीएम में आ चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर आरसीएम अप्लाई हो जाता है और आप ऐसी कोई सर्विसेज रिसीव करते हैं या गुड्स रिसीव करते हैं जहां पर आरसीएम लगा हुआ है, तो वहां पर आपको एक कंप्लायंस भी पूरी करनी होती है, जो कि हमारे इनवॉइसेस से रिलेटेड कंप्लायंस है। तो अगर आपने ऐसी कोई सर्विसेज रिसीव करी है जिस पर आरसीएम अट्रैक्ट होता है, आरसीएम एप्लीकेबल होता है, तो वहां पर आपको एक इनवॉइसिंग भी करनी पड़ेगी, जिसको कि हम सेल्फ इनवॉइसिंग के नाम से जानते हैं। तो ये सेल्फ इनवॉइसिंग क्यों है आपको अभी समझ आ जाएगा। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अंडर रिवर्स चार्ज द बायर or recipient of the goods or services or both has to issue invoice or payment voucher on received of goods or services or both from the supplier as may be the case। तो यहां पर ये क्या कहना चाहते हैं, जैसे ही आपको 1 लाख रुपए का इनवॉइस मिला है जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को ही एक इनवॉइस इशू करना है, जिसमें आप क्या लिखेंगे, बिल टू आपका नाम, बिल फ्रॉम आपका नाम, और उसके नीचे आ जाएगा इनवॉइसिंग अंडर आरसीएम। आपको ये इनवॉइस इशू करना है ताकि आप अपने ऊपर 18,000 रुपए जो भी आपका अमाउंट है वो जीएसटी चार्ज कर सकें, और उसका फिर आगे जाके आप आईटीसी भी ले सकें। तो यहां पर आपके ऊपर एक रिक्वायरमेंट डाल दी गई है जो कि बात करती है सेल्फ इनवॉइसिंग के बारे में। तो अगर आपने कोई भी बिल आरसीएम से रिलेटेड रिसीव किया है, तो आपको उस बिल के साथ साथ एक बिल और इशू करना है, जो कि आप ही इशू करेंगे और अपने आप को ही इशू करेंगे। इसको हम कहते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग, जो कि आरसीएम के अंदर करनी जरूरी होती है। तो यहाँ पर काफी सारी रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि ये कहती है कि आप पूरे महीने की सप्लाई का आखिरी में एक इनवॉइस रेस करना है। आपको हर इनवॉइस लेवल पर ये सेल्फ इनवॉइसिंग नहीं करनी है। आप पूरे महीने का जो भी आरसीएम आपका बनता है, आप उसका एक इनवॉइस रेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं आईटीसी से रिलेटेड, जो कि हमारा एक क्वेश्चन था कि आईटीसी का क्या होगा। क्योंकि नॉर्मल चार्ज में, जहां पर हम फॉरवर्ड चार्ज में बात करते हैं, तो जो रेसिपिएंट है जैसे ही वो अपनी पेमेंट कर देता है सप्लायर को, या जैसे ही उसको बिल रिसीव होता है, एज द केस में भी, वो उसका आईटीसी बुक कर लेता है, क्योंकि वहां पर उसने पेमेंट दी है या देगा। अब बात करते हैं आरसीएम में कि अगर आरसीएम का केस है, तो जैसे ही वो 18,000 रुपए गवर्नमेंट के पास जाएंगे अंडर आरसीएम,
तो क्या मुझे उस 18,000 रुपए का आईटीसी भी मिलेगा या मेरे लिए वो बेकार हो जाएंगे? तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं लॉ में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है The recipient can avail input tax credit of GST amount that is paid under reverse charge on the receipt of goods or services by him। तो जैसे ही आपके ऊपर आरसीएम अप्लाई हो जाता है, आपको इनवॉइस मिल जाता है, गुड्स मिल जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती हैं, आप उस वाले जीएसटी का जो कि आपने आरसीएम में पे किया है, आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको एक अकाउंटिंग एंट्री पास करनी होगी जिसमें आप अपनी एसेट्स को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। एसेट मतलब आपका आरसीएम वाला आईटीसी और लाइबिलिटी मींस आपका आरसीएम वाला जीएसटी जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे ही आप आरसीएम में कोई लाइबिलिटी बुक करते हैं, इमीडिएटली आप उसका आईटीसी भी बुक कर लेते हैं और सेम मंथ में जिस महीने आप ये जीएसटी पे कर देते हैं, उसी महीने में आप इसका आईटीसी भी क्लेम कर पाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी जीएसटीआर 3B में आरसीएम को क्लेम करते हैं, कैसे आप वहां पर अपनी लाइबिलिटी डिक्लेयर करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अ सप्लायर कैन नॉट टेक आईटीसी ऑफ द जीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड टू मेक एंड सप्लाई ऑन विच द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पर सप्लायर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। एक सप्लायर उस वाले गुड्स पर जिस पर कि आरसीएम अप्लाई हो गया है, वहां पर उनका आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएगा। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज अवेलेबल एज आईटीसी टू द रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड such goods or services are used or will be used for the business or furtherance of business। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपने कोई भी सर्विसेज या गुड्स रिसीव करी हैं इन द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस और आपने उसे यूज किया है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उस केस में आप उस वाले जीएसटी का जो कि आपने आरसीएम के तहत गवर्नमेंट को पे किया है, आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। वो आपको आईटीसी एज इट इज मिल जाएगा। लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर आईटीसी इज अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट कैन नॉट बी यूज्ड टुवर्ड्स पेइंग ऑफ आउटपुट टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज, द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ओनली ऑन कैश। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी आई थी लेट्स से 1 लाख रुपए और आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ था 1 लाख रुपए, तो आप इस आरसीएम की लाइबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको ये 1 लाख रुपए आरसीएम वाला जो होगा सरकार को कैश में ही पे कराना होगा। तो आरसीएम की अगर आपके पास कोई भी लाइबिलिटी है तो वो आईटीसी से यूज नहीं होगी। दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली ऑन एवरी मंथ। फिर से देख लेते क्या लिखा हुआ है। The ITC is availed by the recipient cannot be used towards payment of output tax and goods or services. The payment of tax under reverse charge only on cash। तो RCM वाला जो भी लाइबिलिटी आपके ऊपर आया है वो आपको कैश में ही सेटल करना होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जीएसटीआर 3B के बारे में कि आपके ऊपर अगर आरसीएम की कोई लाइबिलिटी आई है तो आप उसे जीएसटीआर 3B में कैसे डिस्क्लोज करेंगे, कैसे आप उसे वहां पर दिखाएंगे और फाइनली आप अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो चलते हैं सीधा जीएसटीआर 3B में आउटपुट वाली टेबल पर जो कि हमारी टेबल नंबर 3 होती है और इनपुट वाली टेबल जो कि हमारी टेबल नंबर 4 होती है। तो जैसे ही आप टेबल नंबर 3 पर आएंगे आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने सबसे पहले होती है आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल, जिसमें आप अपनी वैल्यू इनपुट कर देंगे। दूसरे नंबर पर आपको मिलता है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 0 रेटेड, तो अगर आपकी इसमें कोई वैल्यू है तो आप वैल्यू डाल देंगे। थर्ड नंबर पर आपको मिलेगा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई निल रेटेड, तो यहां पर आप डाल देंगे उसकी वैल्यू। एंड फोर्थ नंबर पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अगर आपने कोई परचेजिंग करी है, अगर आपकी कोई इनवर्ड सप्लाई आई है जिसके ऊपर आरसीएम लगा है तो वो आपको यहां पर रिपोर्ट करना है। तो यहां पर आप रिपोर्ट करेंगे टैक्सेबल वैल्यू, इसके बाद आप रिपोर्ट करेंगे अपना जो भी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एप्लीकेबल जो भी आपका टैक्स लगा है वो आप यहां रिपोर्ट करेंगे। तो मैं जब इस टेबल की बात कर रहा हूं तो ये मेरी लाइबिलिटी की बात करती है। लाइबिलिटी मींस जहां पर मुझे सरकार को कुछ पे करना है,
तो जैसे ही आपके पास कोई इनवर्ड सप्लाई आई है जिसके ऊपर आपको सरकार को जीएसटी पे करना है अंडर आरसीएम, उस अमाउंट को आप यहां पर रिपोर्ट करेंगे। अब ये टेबल हो गई हमारे आउटपुट की टेबल। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनपुट की। तो जैसे ही आप ये अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे या पे करने वाले होंगे, आप उसी महीने इसका आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं पूरे अमाउंट का। तो उस आईटीसी के लिए आपको जो टेबल फिल करनी होगी वो टेबल नंबर 4 है। तो जैसे ही आप टेबल नंबर 4 में आएंगे जहां पर आप अपने बाकी सारे आईटीसी क्लेम करते हैं, तो वहीं पर आपको एक लाइन दिखेगी, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। तो ऊपर की 1 और 2 को छोड़ दें तो यहां पर आपको वो अमाउंट भरना है जो इनवर्ड सप्लाई जिस पर कि आपने आरसीएम में जीएसटी पे किया है गवर्नमेंट को, वो आप यहां पर आईटीसी ले सकते हैं। तो आप देखिए जैसे मैंने इसमें क्या किया हुआ है, 13,500 का मेरा आईजीएसटी बना था अंडर आरसीएम। तो ये 13,500 मैंने यहां पर एज ए आईटीसी क्लेम कर लिया है। तो यहां पर मुझे क्या मिल गया है, इसका आईटीसी। सीजीएसटी और एसजीएसटी में 0 है, अगर आपके केस में एप्लीकेबल हो तो आप ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहां क्या हुआ है फाइनली, एक मैंने आईटीसी क्लेम किया 13,500 का, एक मैंने लायबिलिटी डिक्लेयर करी 13,500, लेकिन मैं इस आईटीसी को इस लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज नहीं कर सकता। ये वाली लायबिलिटी जो होगी दोस्तों, ये मुझे पे करनी पड़ेगी इन कैश ओनली। मतलब आपका भले ही बाकी अमाउंट में कोई पेबल आता हो या ना आता हो, लेकिन अगर आपने आरसीएम में कोई लायबिलिटी डिक्लेयर की है तो वो आपको उस महीने कैश में पे करनी ही पड़ेगी, उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन आपको नहीं दिया गया है। इस वाले आईटीसी को जो आप अपना नॉर्मली आईटीसी क्लेम कर लेते हैं एज ए आरसीएम, वो आपके क्रेडिट लेजर में जाके बैठ जाएगा, जिसको कि आप फर्दर आगे यूज कर सकते हैं। बट आरसीएम की लायबिलिटी आपकी कभी भी आईटीसी से पे नहीं होगी। दिस हैज टू बी पेड इन कैश ओनली। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन गुड्स की और सर्विसेज की जो कि स्पेसिफाइड हैं जिन पर आरसीएम अप्लाई होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर कुछ स्पेसिफाइड गुड्स क्लासिफाई करी हैं जो कि नोटिफाइड हैं, डिफाइंड है अंडर आरसीएम। तो सबसे पहली गुड्स कैशियो नट, नॉट शेल्ड और पील्ड, इन पर आरसीएम लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। तो अगर सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है और रेसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन है तो वहां पर आपका आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप बीड़ी रैपर्स लेते हैं, मतलब तेंदू लीव्स लेते हैं, तो एग्रीकल्चरिस्ट सप्लायर है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट है, आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह टोबैको लीव्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट सप्लायर है, रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट है, अगेन आरसीएम यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये वो पूरी लिस्ट है जहां पर आरसीएम अप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ गुड्स ओनली। इसी तरह जैसे ये गुड्स की लिस्ट दी गई है, इसी तरह यहाँ पर कुछ सर्विसेज की भी लिस्ट है जिन पर आरसीएम अप्लाई होता है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी सर्विस है जो यहाँ पर नोटिफाई है जिन पर आरसीएम अप्लाई होता है। तो सबसे पहली है जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस। अगर आप जीटीए सर्विस में इन्वॉल्व हैं तो आपके ऊपर आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। लीगल सर्विस अगर आप लेते हैं, जैसे एडवोकेट की कोई सर्विसेज आपने ली, तो वहां पर भी आपके ऊपर आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। आर्बिट्रल सर्विस लेते हैं, आरसीएम में आ जाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, सर्विसेज बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर सर्विस को लेकर मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, अभी रिसेंटली एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने यहां पर एक रूलिंग दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा आरसीएम में। लेकिन बाद में सीबीआईसी की तरफ से उस पर क्लैरिफिकेशन आ गई थी, जिस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो डायरेक्टर सर्विसेज का मतलब है उसकी रेम्यूनरेशन को छोड़कर अगर वो कोई और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और आप उसे बदले में कंसिडरेशन पे करते हैं तो वहां पर आरसीएम में जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आती है इंश्योरेंस एजेंट सर्विस, रिकवरी एजेंट सर्विस, कॉपीराइट सर्विसेज, बैंक सर्विसेज, सर्विसेज बाय डीएसए, सिक्योरिटी सर्विसेज। इन सभी सर्विसेज पे दोस्तों आरसीएम अप्लाई होता है। और अगर आप इन सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, आप ये सर्विसेज रिसीव करते हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं अंडर जीएसटी, तो आपको यहां पर आरसीएम में अपनी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी।
दोस्तों ये था वो पूरा प्रोसेस आरसीएम का जो कि आपको फॉलो करना होता है, समझना होता है जब आप जीएसटी में काम कर रहे होते हैं कि किन किन सर्विसेज पर, किन किन गुड्स पर, किन किन सिनेरियो में आपके ऊपर आरसीएम अप्लाई होता है। और एक बार अगर आपके ऊपर आरसीएम अप्लाई हो जाता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे अपनी कंप्लायंसेस आपको पूरी करनी होती हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, इवन आप अपनी क्वेरी मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी को मैं डेफिनेटली आंसर करता हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेरी पूछें, ज्यादा से ज्यादा अपने डाउट्स क्लियर करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेरी और डाउट को जरूर आंसर करूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी और डाउट अनआंसर नहीं जाएगी। अगर आप हमारी सर्विसेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.rdvconsultancy.com, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। वहां से आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।